एपिसोड 211। अक्षत का किया के साथ जाने की कोशिश। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया एंटीडोट लेकर अपने मनु आंटी से मिलने जाने वाली थी, और जब ये बात रेहान को पता चलती है तो वह तुरंत ही अपने ऑफिस का काम छोड़कर घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे अपनी एंजल से मिलना था। वह आज बहुत खुश था। अब आगे रेहान ऑफिस का काम ऋषभ पर छोड़कर तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। इस समय उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसका दिल यही सोचकर खुश हो रहा था कि वह अब थोड़ी देर किया के साथ टाइम स्पेंड करेगा। वह मन ही मन सोच रहा था कितना अच्छा वह वक्त होगा। वह अपने दिल की फीलिंग उसे शेयर करना चाहता था, पर कभी भी ऐसा सही वक्त उसे नहीं मिलता था। पर आज वह पूरा मन बना चुका था कि वह किया से अपने दिल की बात कहकर रहेगा। वह बहुत ही खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है। वक्त का तो उसे पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी वह घर पहुंचा था। जैसे ही वह घर के अंदर इंटर करता है, उसे दादाजी हाल में ही बैठे मिलते हैं। रेहान की मां किचन के तरफ से आ रही थी। इस समय घर पर रेहान के पापा नहीं थे। जैसे ही मनीषा जी की नज़र रेहान पर पड़ती है तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनके होठों पर भी मुस्कुराहट छा जाती है। आखिर में उनका ये डेविल बेटा, जिसकी मुस्कुराहट बहुत ही अनमोल है। पता नहीं कब से उन्होंने उसके होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी थी, पर आज वह सच में बहुत खुश दिख रहा था। मैं जल्दी से अपने बेटे के पास जाती हैं। रेहान की नज़र जब अपनी माँ पर पड़ती है तो मुस्कुराते हुए खुशी से उनके गले लग जाता है। आखिर में उसके खुशी का कारण भी तो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसे इस तरह खुश देखकर मनीषा जी के दिल को सुकून पहुंचता है और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, कितना दिन होगा तुम्हारी चेहरे पर इस तरह की सच्ची मुस्कुराहट देखे हुए। पर आज मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए किया जैसी पार्टनर ढूंढा है। वह सच में लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। वो हर काम जो किसी के बस का भी नहीं होता उसे भी करने की ताकत रखती है। सच में वह जीनियस है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उसी की वजह से, वही मेरी आखिरी उम्मीद है। इतना कहते हुए मनीषा जी की आंखों में आंसू छलक आता है। अपनी मां को इस तरह देखकर रेहान जल्दी से उनकी आंखों से आंसू को पूंछकर बहुत ही प्यारी आवाज में बोलता है, मॉम आपने ठीक कहा, वह सच में बहुत प्यारी है। वह अपनों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और हर हद तक गुजर जाती है। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ भी अपना सर हमें हिलती है। माँ बेटे को देखकर अब दादाजी से रहा नहीं जाता और मैं अपनी कड़क आवाज में बोलते हैं, बरखुरदर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक दादाजी भी हैं जो कब से बैठकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि तुम्हें तो अब तुम्हारी एंजल के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देने वाला है। इतना कहकर वह रेहान की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। वही रेहान अपने दादा की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि लगता है मुझे किसी के जलने की बू आ रही है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी का मुंह ही बन जाता है। आखिर में उनका ये पोता हमेशा इसी तरह से दादाजी को जवाब देता है। तभी रेहान फोन पर किसी को कुछ कहता है और कुछ ही देर में उसके गार्ड अंदर आते हैं। उनके हाथों में बहुत से स्पेन से गिफ्ट और खाने की महंगी महंगी चीज थी। वो उन्हें देखकर सभी चीजों को वहां रखकर जाने को कहता है। उन सामान को देखकर मनीषा जी समझ जाते हैं कि यह सब किसके लिए है, और वो मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखने लगते हैं। वह सच में दिल से बहुत खुश थी कि उनका बेटा किसी को इतना ज्यादा पसंद करता है कि वो उनके खाने तक का ध्यान रख रहा था। शायद उसने कभी किसी के लिए ऐसा किया होगा, पर जो भी है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था।
अपने बेटे के इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर, वरना वह तो बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान बन चुका था जिसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर वह आज अपनी एंजल के लिए इतना बदल गया था। सच में प्यार होती ही ऐसी चीज है जो इंसान को बिल्कुल बदल कर रख देती है, और वही उनके बेटे के साथ भी हो रहा था। उधर दूसरी तरफ किया जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने मनु आंटी के घर के लिए निकलना चाहती थी, जिसे आज वह सारा काम खत्म कर ले और कल अपने दादाजी के ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल फ्री हो जाए। वह जल्दी से तैयार होकर अपने रूम से निकालकर बाहर आती है। इस समय उसने लाइट पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था और नीचे ब्लैक जीन्स पहना था, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। पहले से ही वो बहुत ज्यादा गोरी थी और यह कलर उसे पर बहुत ही जच रहा था और बिल्कुल किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी। जैसे ही किया रूम से बाहर आती है, हाल में बैठे अक्षत की नज़र अपनी बहन पर पड़ती है। वो तो अपनी बहन को देखता ही रह गया। सच में उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। शायद कभी अक्षत ने किसी को ऐसा देखा हो। वह सादगी में भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि अक्षत का दिल तो बार बार उसकी तारीफ पर तारीफ ही किया जा रहा था। अक्षत एक तक उसे देख रहा था, उसकी नजरें तो उसे पर से ही नहीं रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी दौड़ कर जाए और उसे गले से लगा ले, पर उसने पहले ही अपना पोपट बना लिया था, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठकर अपनी बहन के पास जाकर उसे गले से लगा ले। अपना मन मार कर रह गया। तभी किया उन सबके पास पहुंच गई। वहां उसके मॉम, डैड और अमन ही बैठा था। अब तक सबकी नज़र किया पर पड़ चुकी थी। वह सब उसे ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ उनके पास बैठने आई है। वो कुछ कहते इससे पहले ही किया कि बहुत प्यारी सी आवाज उनके कानों पर पहुंचती है, मॉम, डैड, मुझे कुछ काम से अभी बाहर जाना है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आ जाऊं। तभी उसकी माँ जल्दी से पूछती है कि बेटा, क्या अभी जाना जरूरी है? किया अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, हम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना मैं अभी नहीं जाती। उनकी बातों को समझते हुए उसकी माँ हाँ में सर हिला देती है। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बेटी बहुत ही व्यस्त रहती है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था, इसीलिए जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वह सब अपनी बेटी के साथ अपना समय बिताना चाहते थे, जिससे वो कुछ उसके नजदीक हो सके और उसे प्यार कर सके। लेकिन अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उनकी बहन कहाँ जा रही है, और वह तो जब से आया था यही देख रहा था कि किया बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। वह उससे बात करना चाहता था, पर अभी तक उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला जब वह एक बार भी अपनी बहन से बात कर सके, और अब तक कितना रायता उसने फैलाया था उसे समेट सके। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे किया के दिल में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करें। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह भी अपनी बहन के साथ जाए, जिससे कुछ देर तो सही उससे बातें करने का टाइम मिल जाएगा। जैसे ही वह अपना मुंह खोलकर उसे पूछने वाला था, उससे पहले ही अमन की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है, बच्चा, आप कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अपने भाई की बातों को सुनकर किया उसे बताती है कि वो मुझे मिस्टर रेहान के घर जाना है। उनकी मॉम से कुछ पर्सनल काम है, बहुत जरूरी है, इसलिए अभी ही जाना है। ये सुनकर अमन कहता है कि तो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बहुत दिन हुए दादाजी से मिले और आंटी से मिले, आंटी अंकल से भी मिल लूंगा। किया को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह जैसे ही अमन को हाँ करने वाली थी कि तभी बीच में अक्षत बोल पड़ता है, अमन तुम रहने दो, मैं किया के साथ चला जाता हूँ। और मुझे तो आंटी अंकल से मिले बहुत साल हो गए हैं, इस तरह मैं उनसे भी मिल लूंगा और किया के साथ भी चला जाऊंगा, जिससे वह बोर भी नहीं होगी। अमन अपने भाई की बातों को सुनकर अपने भाई को घूरने लगता है।
वह कैसे इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दे सकता है। उसे इस समय अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका भाई बहुत ही ज्यादा चतुर है, कैसे वह खुद उसे किनारे कर अपना रास्ता साफ कर रहा है। पर अमन भी उससे कम नहीं था। उसने तुरंत अक्षत से कहा, अरे बिग ब्रो, आप इतने दिनों बाद आए हैं, अभी तो आप मॉम डैड से भी ठीक से नहीं बातें कर पाए हैं। तो क्यों ना आप अभी मॉम डैड से बातें करें, और रही बात बच्चा की तो मैं इसे ले जाऊंगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे। एक बार फिर से अक्षत का अमन की बातों से पोपट बन जाता है। अक्षत को इस समय अपने इस छोटे भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कितने सफाई से साफ साफ उसकी बहन को ये जाता दिया था कि उसके लिए कुछ करने पर उसे परेशानी होगी, पर वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि यह कारण भी तो उसी ने दिया था। किया को अब तक इग्नोर करने की वजह से अमन भी अपने भाई से नाराज था, इस वजह से उसने ऐसा बोला था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी माँ बार बार अक्षत को किया से मिलने के लिए बुला रही थी, पर उसका यह एरोगेंट भाई हमेशा ही उनकी बातों को टाल दिया करता था। और कितने दिनों तक वह एक बार भी ना तो उससे मिलने आया और ना ही कभी उसने फोन पर ही उसके बारे में पूछा। ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी इस बहन से कोई मतलब ही नहीं था। पर आज जैसे ही उसकी बहन की असलियत उसके सामने आई तो वह कैसे उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँचा। सच में बहुत ही सेल्फिश है उसका ये भाई। यहाँ आने वाली बात उसे मयंक से पता चली थी, और अपने भाई की बीमारी के बारे में भी मयंक ने उसे बता दिया था। वही अमन जैसे ही किया के साथ जाने के लिए खड़ा होता है, अक्षत तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ भी हो, उसका भाई कुछ भी कहे, पर वह इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगा। यही सब सोचकर वह तुरंत ही अमन से कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा। अगर मैं उसकी कोई हेल्प कर सका तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। आखिर में वह मेरी बहन है और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। आखिर में मैं उसका बड़ा भाई हूं। ये कहते वक्त वह भाई शब्दों पर ज्यादा जोर दे रहा था। वहां बैठा हर इंसान उसके बातों को समझ रहा था कि वह क्या जताने की कोशिश कर रहा है। सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, उसका भाई सच में आज कैसा व्यवहार कर रहा है। अमन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना एरोगेंट और क्रूर रहने वाला इंसान आज किया के साथ जाने के लिए क्या बोल रहा है। उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल उसे तरह से लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपना लॉलीपॉप किसी और से छीनने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। अभी अमन कुछ का पता कि इससे पहले ही अक्षत जल्दी से वहां से निकाल कर बाहर की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वह एक मिनट भी यहाँ खड़ा हुआ तो अमन फिर से कोई ना कोई बात बनाकर उसे रोक लेगा। इसलिए बिना वो वक्त गवाए जल्दी से बाहर चला जाता है। उसे इस तरह तेजी से वहां से जाता हुआ देखकर अमन तो मुंह खोल अपने भाई की हरकत को ही देखता रह गया। क्या आज उसका भाई अजीब सा व्यवहार नहीं कर रहा है? वह कब से इस तरह का हो गया? वही किया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह किसे माना करे और किस अपने साथ ले जाए। वह अजीब सी कश्मकश में थी। तभी उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए उसके पापा ने कहा, बेटा तुम जाओ वरना तुम्हें देर होगी। उनकी बातों को सुनकर किया को समझ आ गया कि उसके पापा के कहने का क्या मतलब है, इसलिए वह भी तुरंत ही उन्हें बाय कहकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि वह इसी तरह अगर यहाँ खड़ी रही तो काफी देर हो जाएगा। वजह से ही बाहर आती है तो देखती है कि बाहर खड़ा उसका भाई किसी सच में डूबा हुआ है। वह जाकर अक्षत के बगल खड़ी हो जाती है और बड़े ही प्यार से बोलत है, भाई आप क्या सोच रहे हैं? किया की बेहद ही प्यारी आवाज अक्षत के कानों में जाती है और भाई सब तो सुनकर पता नहीं क्यों आज अक्षत के दिल में एक साथ बहुत सारे जज्बात उमड़ पड़ते हैं।
भाई शब्द उसके दिल में सुकून पहुंचा रहा था। वही उसे दुख भी हो रहा था कि वो क्यों अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी इस प्यारी बहन से इतने दिनों तक दूर रहा। इस वक्त अक्षत बस एक तकिया को ही देखे जा रहा था। उसे इस तरह देखा हुआ देखकर किया को बहुत अजीब लग रहा था। वह तुरंत ही अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अक्षत से क्या बोले। अभी तक तो वह दोनों ही अपने अपने रिश्तों से अनजान थे। अब आगे क्या होगा? क्या अक्षत अपने दिल की बात किया से कह पाएगा? जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी जल्दी सुनना है तो आप इसका मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे आप आगे के एपिसोड सबसे पहले सुन सके। एपिसोड 212। अक्षत ने किया को बताए अपने दिल की बातें। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत किया के साथ जाने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसे एक बार मौका मिले किया से बात करने की और वह सारी गलतफहमी को दूर कर सके। अब आज अचानक से उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे के भाई बहन है, तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था, पर हकीकत यही थी तो दोनों को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। शायद यह इसका भाई था, इसलिए जब किया उसे पहली बार मिली थी तो उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे इस व्यक्ति से कभी भी खतरा महसूस नहीं हुआ और यही कारण था कि अक्षत, जो कभी किसी को नजरें उठाकर भी नहीं देखा था, उसे किया के दुख दर्द से फर्क पड़ता था। उसे का तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ होती थी। अनजान होते हुए भी उन दोनों का ये रिश्ता उनका दिल जोड़ ही चुका था। किया देखी है कि अक्षत तभी भी उसे एक तक ही देखे जा रहा है, तो उसमें फिर से कहा, भाई क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब की बार अक्षत अपने होश में आता है और तुरंत घबराते हुए किया की तरफ देखकर बोलता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो क्या हम लोग चले? किया हाँ मैं अपना सर हिलाती है। और जैसे ही वह थोड़ा आगे आते हैं तो उनके सामने एक सपोर्ट कार आकर रुकती है, जिसे किया का गार्ड चला रहा था। वह गार्ड तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकल जाता है। किया जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और वह अक्षत को भी बैठने का इशारा करती है। इशारे को समझते हुए अक्षत भी आकर उसके बगल बैठ जाता है और तुरंत ही गाड़ी वहां से हवा की रफ्तार से निकल जाती है। किया बहुत ही शांति से ड्राइव कर रही थी। वही अक्षत की नज़र बार बार किया पर जा रही थी। वह इस समय उसे बिल्कुल किसी मूर्त की तरह लग रही थी। इसका पूरा फोकस अपने ड्राइव पर था। अक्षत किया से कुछ बोलना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरू करे। वह काफी देर तक उसे बोलने की कोशिश करता रहा, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं आई। किया भले ही उसकी तरफ नहीं देख रही थी, पर वह सब कुछ नोटिस कर रही थी। जब उसने देखा कि उसका भाई अब भी उससे कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने खुद ही कहा, भाई क्या आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं? उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर अक्षत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसकी बहन, जिसे अब तक एक बार भी उसे नहीं देखा था, उसकी फीलिंग को समझ रही थी और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। अक्षत की बातों को सुनकर किया करती है कि आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। किया की बातों को सुनकर अक्षत तक अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर करता है कि दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ अपने बिहेवियर के लिए। किया को समझ नहीं आता कि वह किस बात के लिए माफी मांग रहा है, क्योंकि जब से वो गई थी तब से अक्षत ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। जब उसे समझ नहीं आता तो वो पूछ लेती है कि वो किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। अक्षत तो उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगता है।
क्या इतने दिनों तक उसने उसे इग्नोर किया और अंत में यहाँ आते वक्त भी उसने उसे इतना कुछ भला बुरा कहा था? क्या इन बातों के लिए उसकी बहन उससे नाराज नहीं है और क्या उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? अक्षत ने फिर सभी बातों को याद करके किया से कहा कि वह मैं अपने मिसबिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अनजाने में ही तुम्हें काफी कुछ भला बुरा कर दिया था। सच में मुझे बिल्कुल में नहीं अंदाजा था कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हें कितना कुछ कहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल ना करता। क्या अपने भाई की बातों को सुनकर उसकी तरफ ऐसी दिखती है जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो? उसके भाई के कहने का मतलब क्या है? क्या उसे पता होता कि मैं उसकी बहन हूँ तो वह मेरे मुंह पर ना कहता और मेरे पीठ पीछे वह मुझे सब कुछ कहता। उसने तुरंत ही अपने भाई से कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? यानी आप मेरे सामने ना करके मेरे पीठ पीछे कहते? अपनी बहन की बातों को सुनकर अक्षत झेंप जाता है। फिर से उसने गलती कर दी। उसे समझ नहीं आया कि हड़बड़ाहट में वह क्या कर बैठा। उसने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि मेरा ये सब कुछ कहने का इरादा नहीं था। वह तो तुम जा रही थी ना, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान था और झुंझलाहट में आकर वह सब कुछ कह दिया। अक्षत ने फिर से ऐसा कुछ कह दिया जिससे किया उसे हैरानी से देख रही थी। उसके भाई के कहने का क्या मतलब है? वह जा रही थी तो उसका भाई क्यों परेशान था? तब तो उसे पता भी नहीं था कि मैं उसकी बहन हूँ। उसे इस तरह से देखा हुआ पाकर अक्षत को समझ में आता है कि उसने क्या कह दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी किया उससे फिर से पूछ लेती है कि आपके कहने का क्या मतलब है? जो कुछ भी है प्लीज साफ साफ मुझे बताएं, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ। अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को कैसे समझाएं। क्या हुआ उसकी बातों को समझ पाएगी, लेकिन उसे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। वह चाहकर भी उससे कुछ झूठ नहीं बोल सकता। पहली बात तो उसका दिल उसे झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा था, और दूसरी बात वह अच्छे से जानता था कि उसके सामने बैठी उसकी यह क्यूट सी बहन कोई आम इंसान नहीं है। वह माफिया क्वीन है जो लोगों के आंखों को देखकर ही सब कुछ जान सकती है। अगर झूठ बोलेगा तो उसके झूठ को 1 मिनट में ही उसकी बहन पकड़ लेगी, और अब वह अपनी बहन की नजरों में और नहीं गिरना चाहता था। इसलिए उसने सब कुछ सच बताने का डिसाइड किया और वह किया की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें ड्रोन कैमरे में देखा था और तुम्हें देखते ही मेरी नज़रें तुम पर ही रुक गई। पता नहीं क्यों देखकर मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी। यह पहली बार था कि मैं किसी लड़की को देखकर उसे अपनापन महसूस कर रहा था। मुझे तुम्हारे लिए फिक्र होने लगी। पता नहीं वह क्या था, पर मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचने लगा। मैंने बस तुम्हारी एक झलक देखी थी, पर वह झलक मेरी आंखों में इस तरह बस गई थी कि मैं चाहकर भी तुम्हें एक पल के लिए नहीं भूल सका। जब भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिलता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, और जब मुझे खबर मिली कि तुम लोग जंगल के अंदर चले गए हो तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे पता था कि वहाँ जो कोई भी जाता है वह जिंदा कभी भी वापस नहीं आता है। तुम्हें खोने के डर से पता नहीं क्यों मेरे दिल में दर्द होता था। इतना दर्द और इतनी बेचैनी तो मुझे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। जब मैं ये सोचा कि तुम वहां से अब कभी जिंदा वापस नहीं आओगी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब मुझे पता चला कि कुछ मेरे लैब की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे अंदाजा लग गया था
कि वह तुम ही हो, क्योंकि वहां तक जाने का रास्ता जंगल के बाद ही आता है और वहां तक कोई भी जीवित नहीं पहुंच सकता था। इसलिए बहुत ही उम्मीद के साथ में वहां ये जानने के लिए गया कि क्या वह तुम ही हो, और जब मैंने देखा कि वह तुम ही हो तो उसे वक्त में बात नहीं सकता था कि मेरे दिल को कितनी खुशी मिली थी तुम्हें अपने सामने जिंदा देखकर, और मैं चाहता था कि तुम कुछ दिनों तक मेरे पास रहो। इसलिए मैंने तुम्हारे आदमी पर गोली चला दी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि इस हालत में तुम्हें मेरी मदद ही लेनी पड़ेगी। और हुआ भी यही, जब तुमने वहां रुकने का डिसीजन लिया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सच में मैं लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा खुश हुआ था, और जब तुम वहां रहने लगी तो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा था। इसलिए मैं छुप छुप कर रोज वहां आ जाया करता था, और जब तुम्हें देख लेता तो मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता। मेरा नजरिया तुम्हें देखने का बिल्कुल गलत नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हें देखना चाहता था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसा रिश्ता है, क्यों तुम्हें देखने से मुझे इतनी खुशी मिलती है। और जब तुम वहां से इंडिया आने की बात कह रही थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ और रहना चाहता था। तुम्हारे जाने की खबर सुनकर ही मेरा दिल बेचैन हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तुम्हारे जाने से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है, मेरा दिल क्यों इतना ज्यादा बेचैन हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इस वक्त जब मयंक ने मेरी बायोलॉजिकल बहन के बारे में कहा तो मैंने वह सब बातें कर दी थी, क्योंकि उसे समय मेरा ध्यान बिल्कुल भी मयंक की बातों पर नहीं था। मेरा दिल तो बस तुम्हारे जाने से बेचैन था, बहुत दुखी था। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षत एक एक कर सारी बातें किया को सच सच बता देता है, और उसे अब जाकर अपना दिल हल्का महसूस होता है। उसे नहीं पता कि उसकी बहन अब उसके बारे में क्या सोचेगी, पर उसने अपने दिल की बात कह दी, जो वह जब तक वह लेकर घूम रहा था। उसे उससे आज़ादी मिल गई। वही अक्षत की बातों को सुनकर किया तो बिल्कुल हैरान हो गई थी। हम उसे भी अक्षत से लगाव महसूस हो रहा था, पर उसका भाई इस कदर उसे चाहता था, वह तो सोच ही नहीं सकती थी वो क्या कहे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब कार में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जहां किया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, वही अक्षत मन ही मन डर रहा था कि उसकी बहन कहीं उसे गलत ना समझ ले। उसका ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, वह तो बस उसे बहुत प्यार करता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, वह खुश है कि वो उसकी बहन है, क्योंकि अब वो उसके पास रहेगी। वह बस उसे अपने पास देखना चाहता है। इसी सन्नाटे के बीच वह लोग रेहान के घर पहुंच जाते हैं। अक्षत को भी होश आता है कि वह लोग रेहान के घर पहुंच चुके हैं। किया गाड़ी रुकती है और चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाती है। उसके उतरते ही अक्षत भी गाड़ी से नीचे आता है और वह दोनों एक साथ घर के अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। अक्षत के मन में अब एक सवाल और आ जाता है, क्या किया यहाँ पहले आई है, क्योंकि उसने देखा था कि गेट पर उसे किसी भी गार्ड ने नहीं रोका था, और वह जिस तरह से यहाँ आई है उसे देखकर तो लगता है कि वह इस जगह से पहले से ही वाकिफ है। तभी सामने गेट की तरफ उनकी नज़र जाती है तो देखते हैं कि वहाँ रेहान और उसकी पूरी फैमिली खड़ी है। वो किया से कुछ पूछना तो चाहता था, पर अब उसे मौका नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने यह बात बाद के लिए छोड़ दी थी। अक्षत और किया उनके पास पहुंच चुके थे। उन दोनों को देखकर वहां सबके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। तभी रेहान आगे बढ़ता कि उससे पहले ही मनीषा जी आगे बढ़कर जल्दी से किया को अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर रेहान का तो मुंह ही बन जाता है। वहीं अब रेहान को इग्नोर करके रेहान के पापा और उसके दादाजी भी जल्दी से किया के पास जाते हैं और उसे प्यार से अपने गले से लगा लेते हैं।
उन सब को देखकर रेहान अंदर ही अंदर जलबुझ रहा था। वह सब कैसे उसकी एंजल को गले से लगा रहे हैं और एक बार है कि दूर खड़ा है। ये सब नजर देख रहा है। उसका भी दिल कर रहा था कि वो दौड़कर जाए और अपनी एंजल को अपनी बाहों में भर ले, पर वह मजबूर था, ऐसा नहीं कर सकता था, वरना उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। अभी तक किसी ने एक बार भी अक्षत की तरफ ध्यान नहीं दिया। अक्षत को बहुत ही अजीब लग रहा था। जब भी वह यहाँ आता था तो उसके आंटी अंकल और दादाजी रेहान से ही ज्यादा उसे प्यार करते थे और हमेशा सबसे पहले उसकी आंटी उसे गले से लगाती थी। पर यह क्या है, उन लोगों ने तो एक बार भी अक्षत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसकी बहन से इस तरह से सब प्यार जाता रहे हैं, जैसे मानो यह उन्हीं की बेटी हो। अब तो अक्षत को भी सभी को देखकर जलन होने लगती है। कोई भी आता है और उसकी बहन को गले से लगाकर चला जाता है। एक वह जो कि अभी तक उसे अपने सीने से लगाने को तरस रहा है। वह भी तो अपनी बहन को अपना प्यार दिखाना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से अब वह काफी फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। तभी अचानक से रेहान की नजर अक्षत पर पड़ती है और उसे इस तरह मुंह बनाता देखकर रेहान को मन ही मन हंसी आने लगती है। वह समझ रहा था कि अक्षत इस वक्त क्या सोच रहा है, लेकिन यह उसी का किया धरा है, इसलिए वह भी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अक्षत को फुल इग्नोर किया। वहीं वह सब लोग किया को लेकर अब अंदर जाने लगते हैं। तभी दादाजी की नजर अक्षत पर पड़ती है और वह प्यार से बोलते हैं, अरे बेटा तुम कब आए, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। दादाजी के बोलने की वजह से अब सबका ध्यान अक्षत पर जाता है, तो वह सब देखकर खुश हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद अक्षत वापस इंडिया आया है। वह लोग अक्षत को अंदर आने के लिए कहते हैं और मनीषा जी किया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर की ओर ले जाने लगती है। तभी किया की नजर रेहान पर पड़ती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है, किया का दिल जोरों से धड़कने लगता है और यही हाल रेहान का भी था। रेहान की आंखों की तापीस किया से बर्दाश्त नहीं होती। वह तुरंत ही अपनी नजरें फेर लेती है। उसे ऐसा करता देख रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी एंजल कितनी चतुर है, वो उसे आई कांटेक्ट करने से बचना चाहती थी। रेहान भी अब उन लोगों के पीछे पीछे अंदर आ जाता है। मनीषा जी को पहले से ही पता था कि किया आ रही है, इसलिए उन्होंने आज सारा खान किया की पसंद से बनवाया था। मनीषा जी ने पहले से ही वीरेंद्र जी से बात करके किया की पसंद और नापसंद के बारे में पता कर लिया था, जिससे आगे चलकर वह किया को इम्प्रेस कर सके। वही किया को इन सब बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह तो बस यहाँ अपनी मनु आंटी को एंटीडोट देने आई थी और उसने सोचा था कि वह इसे देखकर जल्द ही निकल जाएगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी आंटी ने उसे रोकने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। मनीषा जी चाहती थी कि किया कुछ वक्त रेहान के साथ बिताए, क्योंकि उसने देखा था कि किया का नाम लेते ही रेहान के चेहरे पर कितना सुकून से जाता था। और भला कौन मन ही चाहेगी कि उसके बेटे की जिंदगी सुकून से भर जाए, पर किया के पास वक्त नहीं होता था। इस वजह से उन्हें पता था कि रेहान से किया की मुलाकात बहुत कम होती थी। अगर ऐसा ही चलाता रहा तो पता नहीं किया उसकी बहू कब तक में बन पाएगी। अब उन्हें ही कुछ करना था। किया जैसे ही सोफे पर आकर बैठी है, तो मौका देखकर दादाजी जल्दी से किया के बगल में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पोता और उनकी बहू एक बार भी उन्हें किया से बात करने का मौका नहीं देगी। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 213, किया ने दिया मनु जी को एंटीडोट।
दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया रेहान के घर पहुंच जाती है और वहां उसकी मनु आंटी उसका बहुत ही प्यार से वेलकम करती हैं। अब आगे दादाजी सोचते हैं कि उनके बहू और उनका पोता उन्हें एक बार भी मौका नहीं देगा उसे बच्ची से बात करने का, और वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जैसे ही दादाजी वहां बैठते हैं तो सबकी नज़र उन पर पड़ती है। वह सब समझ जाते हैं कि दादाजी ने कितनी बड़ी चतुराई की है। अब तो मनीषा जी एक पल भी नहीं लगाती और झट से जाकर किया की दूसरी साइड बैठ जाती हैं। वही रेहान और अक्षत तो मुंह खोल उन दोनों की चतुराई ही देखते रह गए। अब उनके पास कोई चांस नहीं था तो वह जाकर दूसरे सोफे पर चुपचाप बैठ जाते हैं। पर इस वक्त उन्हें उन दोनों से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। तभी मनीषा जी जल्दी से सर्वेंट को कॉफी और स्नैक्स लाने को कहती हैं। इसका इंतजाम उन्होंने पहले ही कर दिया था। दादाजी बड़े प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम कैसी हो, बहुत दिनों बाद आई हो, क्या तुम्हें अपने इस बूढ़े दादा की याद नहीं आती। उनकी बातों को सुनकर किया हो याद आता है कि उसने यहाँ से जाने के बाद एक बार भी दादाजी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। वह सच में इस समय सॉरी फील कर रही थी। हाँ, बड़े प्यार से दादाजी के हाथों को पकड़ कर कहती है, आई एम सॉरी दादाजी, इस समय मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी जिस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसकी प्यारी सी बात को सुनकर दादाजी को उसे पर बहुत प्यार आता है और वो उसके गालों को छूते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि तुम उन दिनों कितना ज्यादा व्यस्त थी। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, लेकिन मैं आज सच में बहुत खुश हूँ तुम्हें अपने पास देखकर। तुम बहुत प्यारी हो और तुम्हारी बातें तो तुमसे भी ज्यादा प्यारी हैं। दादाजी अभी बात ही कर रहे थे कि सर्वेंट वहां स्नैक्स लेकर आ जाती है और वह सामने रखकर वहां से कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। दादाजी जैसे ही अपने सामने टेबल पर पड़े स्नैक्स को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका पोता लेकर आया है। तो जाहिर सी बात है उसने इस बात का जरूर ध्यान दिया होगा कि वह किया की पसंद का होगा। वह जल्दी से प्लेट को अपने हाथों में उठा लेते हैं और प्यार से किया की ओर बढ़ा देते हैं। किया उन्हें इस तरह करता देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वाकई में दादाजी बहुत ही अच्छे थे। उसे अच्छे से पता था कि दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो जो इंसान कभी किसी को भाव नहीं देता वह कितने प्यार से उसे स्नैक्स खिला रहा है। दादाजी के बारे में किया को सब कुछ पता था, वह कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट पसंद थे। दादाजी को इस तरह करता देखकर भला उसकी मनु आंटी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी जल्दी से अपने हाथों में एक प्लेट उठा लेती है और प्यार से किया को खिलने लगती है। जब किया उन्हें ऐसा करता देखती है तो वह कहना चाहती है कि वह खुद से खा लेगी, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी नज़रों को समझते हुए मनु जी कहती हैं कि बेटा तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा, इस वजह से मैं खिला देती हूँ। उनकी इस तरह से बिना सर पैर की बातों को सुनकर सब अपनी आंखें बड़ी कर उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि मनीषा जी बहुत ही कड़क मिजाज की लेडीज थी। उन्हें हंसी मजाक और बेकार की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो काफी ज्यादा एरोगेंट और हार्टलेस पर्सनैलिटी की थी और एक बहुत ही कामयाब बिजनेस वुमेन थी, जिस वजह से सभी लोग उनसे काफी डरते थे। चाहे कंपनी हो या घर, सब जगह उनकी ही चलती थी। पर आज वह बिल्कुल अलग दिख रही थी और शायद ये किया की वजह से था। रेहान तो अच्छे से पता था कि उसकी माँ किया को कितना ज्यादा पसंद करती है कि जब भी किया की बात आती है तो उसकी माँ की आंखों में उसे अलग ही चमक दिखाई पड़ती है।
उनकी यह हरकत उन सब के लिए नॉर्मल था, क्योंकि जब बात किया की आती थी तो वह अलग ही महिला बन जाती थी। पर अक्षत के लिए तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात थी। क्या उसकी बहन को ये सब लोग इतना प्यार करते हैं? उसके घर वाले भी तो उसकी बहन को कितना प्यार करते हैं, पर वो उनकी बेटी है। लेकिन ये लोग क्यों उसकी बहन को इतना प्यार करते हैं? और अगर रेहान की बात की जाए तो वह किया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए किया के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट होता था। पर अगर रेहान से रिश्ता जोड़ा जाए तो आंटी रिश्ते में उसकी सास लगेगी। क्या वह सास होकर किया से इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, या फिर कुछ और ही बात है? बेचारे अक्षत को कुछ भी नहीं पता था। अब वो खुद में ही सोचने लगा कि यहाँ ना आकर उसने कितना कुछ मिस कर दिया है, उसे कुछ पता ही नहीं है अपनी बहन के बारे में। वह बस चुपचाप उन लोगों को अपनी बहन से प्यार जताते हुए देखता रहा। एक बार भी किसी ने कोशिश नहीं की अक्षत को पूछने की, और कोई होता तो शायद उनके इस रवैया से बहुत ज्यादा नाराज होता। पर सामने उसकी बहन बैठी थी, जिसे अक्षत अपने जान से भी ज्यादा चाहता था। इस वक्त उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन सब का रवैया उसके प्रति कैसा है, पर उन सब का अपनी बहन पर इस तरह प्यार लुटाना देखकर उसे काफी जलन हो रही थी। सब लोग एक एक कर किया को कुछ ना कुछ खिला रहे थे। अक्षत खामोशी से बैठकर सारा नजारा देख रहा था। तभी दिया अपनी मनु आंटी से कहती है कि आंटी, क्या आप मेरे साथ अकेले में आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ काम है। उसकी बातों को सुनकर मनु आंटी भी समझ जाती है कि किया को क्या काम है, और वह तुरंत ही किया को लेकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ जाती है। वहां बैठे बाकी के लोग तो जान रहे थे कि किया कहाँ जा रही है, पर अक्षत को नहीं पता था कि किया क्यों उनके साथ ऐसे अकेले में जा रही है। क्या इन लोगों के बीच इतना ज्यादा अच्छा रिश्ता बन गया है कि वह लोग पर्सनली सीक्रेट बातें भी करते हैं? अक्षत तो अपने मन में यही सोच रहा था। उधर जैसे ही रूम में वह लोग पहुंचते हैं, किया अपने पर्स से एक छोटी सी सीसी बाहर निकलती है। उसे देखकर मनु जी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही जान जाती है कि यह वही एंटीडोट है जिससे उनकी जान बच सकती है। किया उन्हें बैठने का इशारा करती है और एक इंजेक्शन निकालकर सारे लिक्विड को उसके अंदर इंटर करती है, और फिर उसे मनु जी की बाहों में इंजेक्ट करती है। इस वक्त मनु जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। यह उनकी जिंदगी थी। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेरती है और कहती हैं, बेटा, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी दे दी। यह एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। किया प्यार से उनका हाथ पकड़कर कहती है कि आंटी, यह क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। भला मैं अपनी आंटी को खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ? इतने दिनों बाद तो आप मुझे मिली है, और मैं आपको ऐसे ही कैसे खुद से दूर जाने देती? उसकी बातों को सुनकर मनु जी फफक कर रो पड़ती हैं। सच में जो काम आज तक उसके पति और उसका बच्चा भी नहीं कर सका, आज वह कम एक अनजान लड़की ने उनके लिए किया था। वह सच में उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। वह प्यार से किया के हाथों को चूम लेती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारा यह एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। तो मानो चाहे ना मानो, पर सच में जो तुमने मेरे लिए किया है, मैं बात नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो जीने की पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस करके मुझे नई उम्मीद दी है। मैं जीना चाहती थी अपने बेटे और अपने पति के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ, पर आज मैं तुम्हारे साथ भी जीना चाहती हूँ। मुझे पता है कि रेहान ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया है। मैंने देखा है कि वह जब भी तुम्हें देखता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, उसमें कितनी सच्चाई होती है। वह सच में तुमसे बहुत प्यार करता है।
प्लीज तुम उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना, वरना वह जी नहीं पाएगा। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हम लोगों की जिंदगी में आ जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि तुम मेरी खुद की कोख से नहीं पैदा हुई हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। प्लीज तुम रेहान को एक्सेप्ट कर लो। इस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर किया की आंखें भी भर आती है और जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज आंटी, आप इस तरह मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा वह रिजेक्ट किया है, मैं तो बस थोड़ा वक्त चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ शॉर्ट आउट करना है। बहुत कुछ ऐसा है मेरी लाइफ में जिसे मुझे अभी खत्म करना है, बस मैं थोड़ा सा वक्त मांगा है। इतना कहने की बाद किया मन में सोचने लगती है कि रेहान को रिजेक्ट करने की बात तो दूर, कोई चाहकर भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता है। आखिर में उसे अच्छे से पता है कि वही एक शख्स था जो उसे उसके पिछले जन्म में अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और अब जब उसे मौका मिला है तो वो उसे मौके को अपने हाथ से कभी भी नहीं जाने देगी। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या किया आज रेहान से अपने प्यार का इजहार कर लेगी, और क्या रेहान अपने दिल की बात किया को बता पाएगा? वही अक्षत की गलतफहमी कैसे दूर होगी? जानने के लिए स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर स्टोरी में आपको कुछ पसंद ना हो तो आप उसे भी बताएं, हम उसे जरूर चेंज कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।